दोस्तों जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से चला भी रहे होंगे और कर भी रहे होंगे। आज हम लोग हिंदी पैडों की यूनिट नंबर 1 जिसको अधिगम एवं अर्जन या भाषा सीखना और ग्रहणशीलता कहते हैं उसके साथ जुड़ रहे हैं। इसी में आप लोग देखेंगे कि व्यवहारवादी जो मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं वो है पावलोव और स्किनर। संज्ञानवादी में पियाजे और चॉम्स्की को पढ़ेंगे। इसमें अधिगम और अर्जन यह यूनिट जो है आपको सीडीपी में भी काम आएगी और हिंदी पैडों में भी काम आएगी। तो इस यूनिट को हम लोग विस्तार से जानते हैं और यहाँ से कुछ प्रश्न उत्तरी भी करेंगे और उसमें जानेंगे कि प्रश्न कैसे और कौन कौन से प्रश्न मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि नाम से ही पता हो रहा है अधिगम और अर्जन। अधिगम का मतलब होता है सीखना और अर्जन का मतलब होता है प्राप्त कर लेना या ग्रहणशीलता का मतलब होता है ग्रहण कर लेना। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं या हमारी भाव अभिव्यक्ति का एक साधन होता है, माध्यम होता है। सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम भी कहा जाता है। वैचारिक आदान प्रदान का मतलब होता है जब हम बातचीत करते हैं तो उस बातचीत करने का जो माध्यम होता है वो भाषा हो सकती, कोई भी हो सकती, पशु पक्षी की भी हो सकती, इंसानों की भी हो सकती हैं। बाकी और भी जो जीव जंतु जो भी जिस लैंग्वेज में बात करते होंगे उसके लिए वह भाषा एक माध्यम होते ही विचार व्यक्ति का। भाषा आभ्यंतर अभिव्यक्ति का सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम है। आभ्यंतर का मतलब होता है दो लोगों के आपसी बीच में जो विश्वसनीय माध्यम होता है बातचीत के लिए उसको भाषा कहा गया। भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए लिपियों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे कि आप लोगों ने कई सारी लिपियों के नाम सुने होंगे। अगर हम प्राचीन समय में थोड़ा सा इतिहास की तरफ जाते हैं, अशोक का अगर कार्यकाल देखते हैं तो उस समय आप लोगों ने ब्राह्मी, खरोष्टी, आर्मैइक ऐसी लिपियों के नाम सुने होंगे। जैसे देवनागरी, तो जो देवनागरी लिपि है उसकी आदि जननी जो लिपि है वो है ब्राह्मी और इसी में हिंदी भाषा को भी लिखा जाने लगा। हिंदी हो गई, कोंकणी हो गई, मराठी हो गई, इनको हिंदी में देवनागरी में ही लिखा जाता है। भाषा और लिपि भाव व्यक्तिकरण के दो अभिन्न पहलू होते हैं। भाषा जो है हमारे विचारों को व्यक्त करने का साधन है, पर लिपि जो है उन विचारों को स्थायित्व प्रदान करती है। उसके लिए ये दोनों एक अभिन्न पहलू होते हैं हमारे विचार अभिव्यक्ति के माध्यम में। तो यहाँ पर कुछ नोट करके लिखा हुआ है। जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से एक प्रश्न बनेगा, उस प्रश्न की बात हो रही है। भाषा कई लिपियों में लिखी जा सकती हैं और दो या अधिक भाषाओं की एक ही लिपि भी हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरुमुखी तथा शाहमुखी दोनों लिपियाँ मानी जाती हैं, जबकि हिंदी, मराठी, संस्कृत, नेपाली की लिपि जो है वो देवनागरी को माना जाता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि एक भाषा की कई लिपियां हो सकती है या नहीं, तो यह बात पूर्णतः सत्य है, हो सकती हैं। सीखने के लिए व्यक्ति की शक्ति और रुचि होना आवश्यक है। रुचि भी कह सकते हैं उसको हम, अभिरुचि भी कह सकते हैं या उसकी आत्मशक्ति भी कह सकते हैं। अगर आत्मबोध और आत्मशक्ति और रुचि नहीं है तो वह सीखने में थोड़ा सा कठिनाई महसूस करेगा। भाषा अधिगम क्या है? तो भाषा सीखने की एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया होती है। ये भाषा जो है सीखने की एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया होती है। अगर आज मान लीजिए आपको आवश्यकता है किसी भाषा की और आप अगर उसको प्रयासपूर्ण तरीके से सीखना चाहते हैं तो आसानी से सीख सकते हैं, पर आपके अंदर पहले रुचि होनी चाहिए। अधिगम का तात्पर्य क्या होता है? तो अधिगम का तात्पर्य है सीखना। भाषा सीखने की एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है। किसी भी प्रकार के अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती हैं। अच्छा, जब भी कभी हमें सीखना होता है, लर्निंग करना होता है, अधिगम करना होता है, तो हम इस प्रक्रिया को जीवन भर चला सकते हैं और हम जीवन भर सीखते ही हैं। शिक्षकों का काम तो होता ही है कि जीवन भर वो जब तक पढ़ा रहे होते हैं तब तक कार्य कर रहे होते हैं और हमें भी बाकी जगह पर भी इंसानों को सीख मिलती ही रहती है किसी न किसी तौर पर। अब भाषा अधिगम का तात्पर्य क्या है? तो विचारों व भावों को व्यक्त संप्रेषित करने का सांकेतिक मतलब होता है यहाँ पर जो संकेत चिन्हों के माध्यम से लिखा जाता है, जो साइन चिन्ह या साइन बोर्ड कहलाते हैं। मौखिक का मतलब होता है बोलकर और लिखित मतलब होता है जो लिपिबद्ध तरीके से आपने लिख कर रखा होगा, जिसको जैसे अभी ये जो शिक्षकों ने
मनोवैज्ञानिकों ने अपने विचार जो लिख कर रखे हैं, इनको हम बड़े आसानी से और सहजता से क्यों पढ़ पा रहे हैं? क्योंकि ये लिपिबद्ध है और हम इन्हें पढ़ लेते हैं इसलिए। जिसमें समाज के साथ सामंजस्य स्थापित किया जाता है। यह एक चेतन प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? यह एक चेतन प्रक्रिया है। चेतन का मतलब होता है कि जिसको हम जागते हुए चेतना के साथ प्रकट कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं, जिसका प्रयोग द्वितीय व तृतीय भाषा सीखने में करते हैं। क्योंकि प्रथम भाषा तो हमारी मातृभाषा होती है, वो विसंगतियों के साथ भी हो सकती है, त्रुटियों के साथ भी हो सकती है। पर द्वितीय तृतीय भाषा में और भी कई सारी भाषाएं जा सकती है, जैसे अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, मलयालम, कन्नड़, बहुत सारी हैं। भाषा को अर्जित संपत्ति कहा जाता है। अर्जित का मतलब होता है आप जितनी चाहे उतनी भाषाएं सीख सकते हैं। ये माता के गर्भ से हमें प्राप्त नहीं हुई है, हम सीख सकते हैं, इसको अर्जित कर सकते हैं। भाषा सीखने के लिए स्वयं के प्रयास करना बहुत ज़रूरी है, स्वयं प्रयासरत रहना ज़रूरी होता है। वातावरण जन्य परिस्थितियों की भी आवश्यकता होती है। एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए, माहौल वैसा होना चाहिए, इसलिए भाषा को अर्जित संपत्ति कहा जाता है। यदि आपका आसपास का माहौल वैसा है तो आप बहुत जल्दी अर्जित कर लेंगे उसे। अगला, अधिगम में भाषा अधिगम में हमें प्रयास बहुत करने होते हैं। तो देखिए क्या क्या होता है। भाषा अधिगम में संप्रेषण कुशलता पर बल दिया जाता है। भाषा अधिगम में क्या होता है? संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब होता है वार्तालाप करने के लिए। एक होता है उसमें सेंडर और एक होता है रिसीवर। सेंडर मतलब होता है वक्ता या बोलने वाला या कहने वाला, और रिसीवर मतलब होता है प्राप्त करने वाला। तो यहाँ संप्रेषण, कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं। अब इसमें 2-3 लोगों के बीच में तो होगा ही। भाषा अधिगम सहायक है किसमें? बच्चे के या बालक के सर्वांगीण विकास में, परिवर्तन करने एवं उत्पाद करने में। ज्ञान, अब ये परिवर्तन किसका होगा? तो ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग में प्रयोग करके उसको अपने आप को एक सक्षम बनाना। उच्च संज्ञानात्मक स्तर पर कार्य करने में भी अधिगम सहायक होता है। उच्च संज्ञानात्मक स्तर का मतलब होता है, कॉग्निटिव थ्योरी का मतलब होता है किसी अच्छे स्तर पर तर्क वितर्क और सोच को आगे बढ़ाना। बच्चे में सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है? ये प्रक्रिया शब्द लिखा है ना। बच्चे में स्वयं अनुभूति द्वारा सीखने की प्रक्रिया होती है। स्वयं अनुभूति का मतलब होता है जब वो स्वयं किसी चीज़ को अनुभव करता है, अनुभूति प्राप्त करता है या उसको सीखने के लिए प्रेरित होते रहता है, तब उस प्रक्रिया के साथ जुड़ जाता है। अधिगम की यह प्रक्रिया सदैव एक समान नहीं रहती, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ये वक्र के आधार पर चलता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है, कभी ज़्यादा कभी कम ऐसी हो सकती है। इसमें प्रेरणा के द्वारा वृद्धि एवं प्रभावित करने वाले कारकों से इसकी गति धीमी पड़ सकती है या तीव्र भी हो सकती है। अगला देखिए, जैसे कि बालक किसी जलती वस्तु को छूने का प्रयास करता है और छूने के बाद अनुभूति से वह यह निष्कर्ष निकालता है कि जलती हुई वस्तु को छूना नहीं चाहिए। और जब तक अगर हम उसको कहते हैं ना कि बेटा ये अंगार है या दिया जल रहा है, इसको मत हाथ लगाना, तो वो ज़रूर लगाएगा, क्योंकि उसको अभी अनुभूति नहीं हुई है कि जलने की अनुभूति क्या होती है। जब एक बार उसको जल जाएगा या हाथ में उसको उसकी जो आँच है वो लगेगी, तो उसके बाद उसको अनुभूति होने लग जाएगी कि हाँ यार ये चीज़ मेरे लिए डेंजरस है या ख़तरनाक है, तो फिर उसके बाद उसको हाथ नहीं लगाएगा। अधिगम क्या है? तो ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग करने में सक्षम होना, न कि रटकर विषय वस्तु को याद करना। ये अधिगम की एक महत्वपूर्ण बात है। ये अधिगम व्यवहारिक जीवन के लिए क्या है? तो विषय वस्तु के आधार पर कुछ परिवर्तन करने एवं उत्पाद करके सीखना ही उसका व्यवहारिक ज्ञान कहलाता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार भाषा अधिगम क्या है, ये थोड़ा सा जान लेते हैं। भाषा अधिगम क्या है ना? विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार तो भाषा अधिगम को लेकर अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने मत रखे हैं। आइए किसने किसने कौन कौन से मत रखे हैं इसको जानते हैं। पावलोव और स्किनर का कहना है कि भाषा की क्षमता का विकास कुछ शर्तों के अंतर्गत होता है, जिसमें अभ्यास, नकल, रटने जैसी प्रक्रिया शामिल होती है। इन्होंने भैया पावलोव और स्किनर ने ये कहा कि भाषा का विकास कुछ शर्तों के साथ होते हैं, जिसमें अभ्यास भी हो सकता है, नकल भी हो सकती है, मतलब किसी की नकल करके या किसी को देख कर, या रटने जैसी प्रक्रिया शामिल होती है। जबकि चॉम्स्की का क्या कहना है वो जानते हैं। अब चॉम्स्की, बालकों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, बोले कौन कहता है साहब? चॉम्स्की। तथा भाषा मानव मस्तिष्क में पहले से विद्यमान होती है।
ऐसा कहना है किसका, चौमस्की का। और जब हम बोले संपर्क में आने लगते हैं समाज के साथ में, तो वो भाषा धीरे धीरे हमारी बाहर निकल कर आने लगती है, समझ आने लगती है, ऐसा कहने का आशय होता है इनका। चलो अगला देखिए, जीन पियाजे का क्या कहना है। भाषा परिवेश के साथ अंतःक्रिया द्वारा विकसित होती है। ये जितने भी कथन मैं यहाँ अभी लिख कर दे रहा हूँ, ये सब किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है, किसी न किसी सन में आ चुके हैं। वाइगोत्स्की का क्या कहना है, भाषा अधिगम में बालक का सामाजिक परिवेश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चे की भाषा समाज के संपर्क में आने तथा बातचीत करने के कारण होती है। याद रखिए, बच्चे की भाषा समाज के संपर्क में आने तथा बातचीत करने के कारण बढ़ती है या सीखता है बोले। अगला कथन देखिए किसका है, मिस्टर प्रेसी का। प्रेसी महोदय क्या कहते हैं कि सीखना हम उस अनुभव को कहते हैं जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है तथा हमारे व्यवहार की नई दिशा मिलती है, तथा हमारे व्यवहार को एक नई दिशा मिलने लगती है, ऐसा कहने का आशय है। तो याद हो गया होगा सभी चारों पांचों लोगों की परिभाषाएं, एक दो बार आप लोग रिवाइज करेंगे, बन जाएगा। अधिगम के प्रकार देखिए, तो लगभग 3 प्रकार यहाँ पर बताने का आशय है। 3 प्रकार बताए गए हैं, अधिगम के 3 प्रकार बताए गए हैं, क्रियात्मक अधिगम, शाब्दिक अधिगम और तीसरा है विचारात्मक अधिगम। आइए तीनों को थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि तीनों क्या है। क्रियात्मक अधिगम का मतलब होता है जहाँ एक्टिविटी के माध्यम से ध्यान देना, ध्यान केंद्रित करना, क्रियाओं के स्वरूप व गति पर ध्यान दिया जाता है, उसी क्रियात्मक कहते हैं। जैसे बाल्यावस्था में वस्तु तक पहुँचना, मतलब क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, जब धीरे धीरे बाल्यावस्था या शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था में जब आते हैं तो वस्तु को पकड़ने के लिए उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और खिसकते हैं, या धीरे धीरे लुढ़क कर या रेंग कर जिसको बोलते हैं, उन्हें पकड़ना, उसे जानना और खड़े होकर चलना या गिरना, ये सब क्रिया करने लगते हैं, उसको क्रियात्मक अधिगम कहते हैं, क्योंकि उसके लिए वो सीख रहे हैं ना। शब्द और वाचिक अधिगम क्या होता है, सामग्री द्वारा सीखना, जैसे कुछ संकेत चिन्हों द्वारा, टाटा बाय बाय हेलो ये सब करवाना सिखाते, चित्र द्वारा, अंक द्वारा, सामग्री से शब्दवाचिक बनाना या पजल वगैरह खिलवाना बच्चों को, ये सब चीज़ें सीखते हैं। और विचारात्मक अधिगम क्या होता है, तो दैनिक जीवन के अनुभव द्वारा सीखता है, इस हेतु बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। विचारात्मक का मतलब होता है जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, स्कूल जाने लगता है या हमारे समाज के संपर्क में आता है, तो फिर वहाँ वो कुछ चीज़ों को देखकर या अनुभव करके सीखने लगता है। अगला देखिए, विचारात्मक अधिगम। विचारात्मक अधिगम करने हेतु मनुष्य किस प्रकार की क्षमताओं का प्रयोग करता है, तो याद रखिए क्रियात्मक जो होती है उसमें शारीरिक कर लेता है, विचारात्मक में मानसिक क्षमताओं का प्रयोग करता है। याद रखिएगा, शारीरिक और मानसिक दोनों दिए रहेंगे ऑप्शन में, आप लोग मानसिक लगाना। अगला है, अब ये अधिगम सीख लिया आप लोगों ने, अब लैंग्वेज या भाषा अर्जन सीखते हैं, है ना। भाषा ग्रहणशीलता या अर्जन। भाषा ग्रहणशीलता क्या है, तो भाषा अर्जन या भाषा ग्रहणशीलता उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा मानव भाषा को ग्रहण करने एवं समझने की क्षमता अर्जित करता है। अर्जित मतलब होता है प्राप्त करता है, एफर्ट लगाता है, तथा बातचीत करने के लिए शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग करता है। भाषा अर्जन की क्षमता जो होती है वो एक स्वाभाविक क्षमता होती है। स्वाभाविक क्षमता का मतलब होता है एक स्वभाववश कोई चीज़ या अनायास या अचानक से आ जाती है, तो मतलब ये अनुकरण या उस प्रक्रिया को एडॉप्ट करने के बाद आती हैं। भाषा अर्जन, भाषा सीखने की एक सहज प्रक्रिया अनुकरण द्वारा होती है। इसके लिए समृद्ध भाषक परिवेश या भाषिक परिवेश होना आवश्यक है। भाषा अर्जन की संकल्पनाएं मातृभाषा में होती है। हम शुरुआत इसकी कहाँ से करते हैं, तो मातृभाषा से ही करते हैं, अपने घर से ही कर लेते हैं। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग बड़े स्तर पर पढ़ने लिखने या दूसरे समाज या क्षेत्र या लोगों के संपर्क में आते हैं, तो फिर वहाँ पर एक भाषा अर्जन की प्रक्रिया थोड़ी सी बदल सी जाती है, क्योंकि हम उस भाषा को या उस क्षेत्रीय चीज़ों को सीख रहे होते हैं ना, इसलिए। भाषा अर्जन की स्थिति में भाषा या भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चौमस्की ने फिर यहाँ पर एक कथन दिया है, आइए चौमस्की का एक कथन सीखते हैं। भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होता है। और वहाँ ये कहा कि मस्तिष्क में भाषा होती है, ठीक है, याद रखिएगा। भाषा सीखते समय किस अवस्था में
कौन से कारक प्रभावित होते हैं, आदर्श परिस्थितियाँ क्या है, जबकि भाषा अर्जन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, व्यक्ति अनुकरण करके निरंतर दक्षता प्राप्त करता है या अपने आप को निपुण बनाता है। देखो, भाषा सीखते समय हमारी अवस्था कौन सी है, हमें इस बात पर ध्यान देना होता है। कौन से कारक हमें प्रभावित करते हैं, इफेक्ट डालते हैं हमारी भाषा पर, अधिगम पर और अर्जन पर। आदर्श परिस्थितियाँ क्या है, मतलब माहौल कैसा है, जबकि भाषा अर्जन जो होता है, देखो वो तो भाषा सीखने के लिए है, अधिगम के लिए, पर जैसे ही भाषा अर्जन की बात आती है, लर्निंग की बात आती है, अर्जन प्राप्त करने की बात आती है, तो ये जीवन भर चलते रहने वाली निरंतर और दक्षता, मतलब हम उसमें निपुण होते रहते हैं, ये एक प्रक्रिया है। ये दोनों भाषा अर्जन और अधिगम यह स्पष्ट करते हैं कि भाषा किस प्रकार सीखते हैं, किस प्रकार उसमें व्यक्तित्व, सामाजिक स्थिति और आचार विचार प्रभावित होते हैं, ये दोनों के लिए है। भाषा अर्जन की कुछ विधियां हैं, वो देखते हैं कौन कौन सी विधियां हैं। पहली है अनुकरण, अभ्यास और पुनरावृत्ति। 3 विधियां इसकी भी है, जैसे अधिगम के लिए 3 पढ़ी थी, वैसे यहाँ पर भी 3 विधियां पढ़ेंगे। अनुकरण, बालक जब भी भाषा के नए नियम या व्याकरण के नियम सुनता है, वह उसे बिना अर्थ जाने दोहराने लग जाता है। इसके द्वारा वह इस नियम को आत्मसात कर अपने भाषा प्रयोग में लाने लगता है, उसको अनुकरण कहते हैं। अभ्यास का नियम क्या कहता है? अभ्यास का नियम ये कहता है कि भाषा के नए नियमों और रूपों का विद्यार्थी बार बार अभ्यास करता है, जिससे कि नियम उसके भाषा प्रयोग में शामिल हो जाते हैं। पुनरावृत्ति, बालक भाषा के जिन नियमों या रूपों को बार बार सुनता है, वही नियम उसे याद हो जाते हैं और उसे ही वह अपने व्यवहार में लाना शुरू कर देता है, उसको कहते हैं पुनरावृत्ति। अगला देखिए, भाषा अधिगम तथा अर्जन पर निम्नलिखित परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। सामाजिक परिवेश का प्रभाव, इसके समर्थन करता थे वाइगोत्स्की। सामाजिक परिवेश का मतलब ये होता है कि बच्चा किस सामाजिक क्षेत्र से संबंध रखता है या संपर्क रखता है। अगर मान लीजिए वह बड़े ही बैकवर्ड क्षेत्र से हैं या बड़ा ही पिछड़े हुए क्षेत्र से हैं, जहाँ पर अभी भी क्षेत्रीय बोली को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्लिष्ट हिंदी या सामान्य हिंदी या जनरल अंग्रेजी या ये सब नहीं जानते हैं, तो वहाँ बच्चे का जो भाषिक परिवेश होगा उसी के अनुरूप वह भाषा को सीखता है। इसलिए कई बार देखा होगा कुछ बच्चे बोलने के लिए असहज होते हैं, पर उत्तर जब लिखने की बारी आती है तो लिखने के लिए बड़ी सरलता से लिख लेते हैं। कई बार जब हम कॉपी वगैरह देखते हैं, जैसे कि मैं पीएससी वगैरह की जो इंस्टीट्यूट वगैरह में कॉपियाँ होती है, बच्चे जब आंसर राइटिंग करते हैं, तो देखो अभी तो मैं छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, पर वो तो काफ़ी बड़े बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, कई लोग तो कई जॉब में होते हैं। उसके बाद भी जब वो आंसर राइटिंग करना शुरू करते हैं तो उनकी आंसर राइटिंग में भी मैंने कई बार नोटिस की है कुछ चीज़ें, कि उनकी शब्दावली में जो है और व्याकरणिक रचना में जो होती है थोड़ी सी अशुद्धता होती है, क्योंकि वो अपनी क्षेत्रीय बोली को या क्षेत्रीय लोकल जो बोली और भाषा होती है उसको छोड़ नहीं पा रहे होते हैं। तो ये सब मैं महसूस करता हूँ कॉपी में, जब कॉपी चेक करता हूँ, और ये मैंने देखा है कई बार, और मैं बच्चों को वहाँ पर उसके लिए टोकता भी हूँ और उस पर अपने रिव्यू भी देता हूँ कि बेटा ये इसको कैसे हल करना चाहिए, इसको कैसे लिखना चाहिए, आंसरिंग कैसे करनी चाहिए, ये सब मैंने बहुत किया है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सीखने की इच्छा शक्ति, सीखने की इच्छा शक्ति का मतलब ये होता है प्राथमिक भाषा, बच्चे की सीखने की इच्छा शक्ति का मतलब ये होता है कि अब जैसे मान लीजिए घर में है, अब घर में सभी लोग मराठी भाषा का प्रयोग कर रहे हो या बोली का प्रयोग कर रहे हैं, या मान लीजिए बुंदेलखंडी या बघेलखंडी का कर रहे हो या मालवी का कर रहे हो, तो वो सहजता से उसके अंदर आ ही जाएगी, भाई घर में तो सभी लोग बोल रहे हैं ना। अब चम्मच को वो उस वाली भाषा में कुछ और बोलते होंगे, तो वो बच्चा वैसे ही चम्मच को सीख जाएगा। हम लोग स्पून बोलते हैं या चम्मच बोलते हैं, तो हो सकता है वो कुछ और बोल रहे। जैसे हम लोग केटली, आप लोगों ने सुना होगा, जो दूध लेने वगैरह के लिए जाते हैं उसको केतली कहते हैं या केटली कहते हैं, कई लोग उसको डिबरी कहते हैं, समझ रहे हो आप लोग। तो ये हो सकता है ना भाई, क्षेत्रीय बोली का प्रभाव होता है। द्वितीय के तृतीयक भाषा सीखने के लिए इच्छा शक्ति पर निर्भर चीज़ें रहती हैं। द्वितीय और तृतीय का मतलब होता है, अब मान लीजिए आप स्कूल लेवल पर जाएंगे तो वहाँ तो भाई आपको अंग्रेजी या हिंदी मिलेगी, तो आपको वो द्वितीय और तृतीय भाषा के रूप में रखी जाएगी, क्योंकि प्राथमिक भाषा तो मातृभाषा हो गई। तो ये जो द्वितीय और तृतीय भाषाएं होती है, इसमें आपकी इच्छा शक्ति कितनी है। मान लीजिए किसी बच्चे को इंग्लिश में बड़ा इंटरेस्ट आता है, तो उसका इंग्लिश वाला जो भाषा अर्जन है वो अच्छे से हो जाएगा, और हिंदी वाला थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा। सीखी जाने वाली भाषा का छात्र जीवन के साथ संबंध,
बालक उन विषय वस्तु को शीघ्र सीख लेता है जिनसे दैनिक जीवन में उसका अधिक संबंध होता है। मैंने अभी यही कहा ना कि अगर उसके घर में या आस पड़ोस में अगर उस भाषा का, जैसे मान लीजिए हिंदी का बहुत अच्छे से प्रयोग हो रहा है तो वो हिंदी ज़्यादा जल्दी सीख लेगा, और अगर इंग्लिश का हो रहा है तो इंग्लिश सीख लेगा। छात्र की मानसिक तथा शारीरिक स्थिति, आयु, स्वास्थ्य, थकान, विकलांगता, बुद्धि स्तर और रुचि, अभिवृत्ति, अभिक्षमता, ये सब भी बहुत मायने रखती है। मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति दोनों याद रहे, महत्वपूर्ण होती है। अगर मान लीजिए शारीरिक स्थिति कमज़ोर है, अगर वो मान लीजिए किसी कारणवश बार बार बीमार पड़ता है, या मान लीजिए थोड़ा कमज़ोर है, तो वो थोड़ा सा डरा सहमा सा रहेगा। बीमार पड़ता है तो मतलब मान लीजिए आज कक्षा में कुछ पढ़ाया, अब वो 2-3 दिन से बीमार था, नहीं जा पाया, तो वो तो पिछड़ गया ना। तो उसकी मानसिकता यहाँ से ग्रसित हो जाएगी कि मैं कैसे करूँगा, मुझे तो बन ही नहीं रहा है, मुझसे बन नहीं पा रहा है, या मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति की वजह से भी उसके भाषा के अधिगम पर इफेक्ट पड़ सकता है। अगला है शिक्षण विधि तथा शिक्षक की व्यवस्था या शिक्षक की व्यवस्था। शिक्षक का व्यवहार भी कह सकते हैं, व्यवस्था का मतलब यहाँ व्यवहार से। शिक्षण विधि और शिक्षक का व्यवहार कैसा। अब कई बार क्या होता है कि जो भाषिक शिक्षक होते हैं वो बच्चों को सिखाने का प्रयास तो करते हैं, पर बच्चा एकदम से नहीं सीख पाता है तो वो थोड़ा सा डांट फटकार भी कर देते हैं। तो हो सकता है वो व्यवहार बच्चे को पसंद नहीं आया और वो बोलता है नहीं नहीं ये टीचर तो ठीक नहीं है, हमको पढ़ा नहीं पा रहे, हमको समझ में नहीं आता, ये टीचर का अच्छा नहीं लगता है पढ़ना। ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती है। फिर शिक्षण विधि आपकी इंटरेस्टिंग विधि है कि नहीं है, आप उसको कैसे पढ़ा रहे हो, ये बहुत मायने रखता है। सांस्कृतिक भिन्नता भी एक कारक है। सांस्कृतिक भिन्नता मतलब ये आप समझ रहे हो कौन सा है, आपका परिवार, आपका समाज किस क्षेत्र या किस शहर, गांव, कस्बे से हैं, या किस तरह के सामाजिक परिवेश में आप पले बड़े हैं, वो भी बहुत मायने रखता है। चलिए, तो मुझे लगता है आज आप लोगों ने बहुत सारा सीख लिया है, इतना पर्याप्त है। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अगले वीडियो में फिर मैं आप लोगों को कुछ नई चीज़ें दूंगा, और भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में अंतर हम लोग करेंगे। तो जितना अभी आज आप लोगों को पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना के रखिए। ये नोट्स आपको हर जगह काम आएगी, क्योंकि यही यूनिट कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में घूमते रहती हैं। जितनी भी यूनिट है, 10 यूनिट होती हैं, पर उन्होंने 8 ही दी है आप लोगों को, 2 यूनिट तो और डाली नहीं है इन्होंने। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। इतिश्री, जय हिंद, जय भारत। फिर अगले वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक इंतज़ार कीजिएगा और पढ़ाई कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा MCQs लगाइए।